ये तो आपको लोगों को फिशिंग करना सिखाना होगा ना। यू डोंट हैव टू गिव फिश। सैलानी बना दिया, आप कहें हम बहुत ज़्यादा खैरात करते हैं, ज़कात करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात करते हैं, कोई भूखा नहीं सोता, बहुत अच्छी बात, लेकिन वो कुछ करता भी तो नहीं है ना। वो कुछ करता है। फिर अवाम क्यों खामोश होती है, क्यों नहीं अपनी देखिए, आवाज? अवाम, हिटलर को से किसी ने यही सवाल पूछा था जो आपने पूछ लिया हमसे। मैं हिटलर की ज़बान में आपको उसका जवाब दे देता हूँ। उसने एक मुर्गा उठाया, उसके बाल नोचता रहा और चलता रहा और चीखे मार रहा था और गालियां दे रहा था मुर्गा, यहाँ तक कि उसने एक एक बाल नोच दिया। उसके बाद उसने मुर्गे को नीचे बिठाया और हाथ में दाने डालता गया, मुर्गा उसके पीछे चलता गया। अच्छा। वही मुर्गा जो चीख रहा था इतनी देर से, वही जो मुर्गा चीख रहा तो हमारी आवाम की कुछ इस किस्म के हालात हो गए। था। इन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाकी पल्स का एक और एपिसोड। हमारे मेहमान हैं सुहेल बजाज सिद्दीकी साहब हैं, सीमेंस पाकिस्तान के सीईओ रहे हैं और उससे पहले उसके बाद फिर वो फेडरल पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे और पीएसओ की बोर्ड के चेयरमैन जी भी जी। रहे। तो ये सारी सीनियर पोजीशन, सीनियर प्रोफाइल रोल्स हैं इनके, जहां उन्होंने काम किया। उसके अलावा प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में बहुत काम करने का मौका मिला। इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और सारी बातें आज हम इनसे ऐसी ही करेंगे। तो इट्स बिन अ प्लेजर टू इनवाइट हिम अगेन। सुहेल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आप वेरी मच। तशरीफ लाए, आपकी आपने बातें। बुलाने का बहुत शुक्रिया, नहीं नहीं इज्जत नहीं, अफजाई इट्स का। बिन ऑलवेज अ प्लेजर एंड आई फील ऑनर्ड बाय योर प्रेजेंस। तो सर, कहाँ से शुरू करें आज? देखिए, शुरू तो कहीं से भी कर सकते हैं और कहीं भी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इतना उलझ गया है हाँ, कि सिरा ढूंढना मुश्किल है। तो ठीक है। इसलिए जो भी समझ में आ रहा है उसको हम 4-5 नुक्तों को आज जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। एक नुक्ता ये है कि पाकिस्तान जो रिंग ऑफ फायर में आया हुआ है इस वक्त, हम्म। ये इसके क्या नताइज निकलेंगे और इसकी बेसिस के ऊपर हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी, हमारे रिजर्व्स कैसे चलेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, हमारी जुडिशरी क्या करेगी, हमारी एफडीआई क्या करेगी, हमारे मुल्क में जॉब क्रिएशन कैसे होगी, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमी को कैसे ओवरऑल देखा जाएगा। क्योंकि अब खाली इकोनॉमी पाकिस्तान का सब्जेक्ट नहीं रह गई, हम्म। यह हमारे चारों तरफ के जो, क्योंकि जंग में भी पैसे खर्च होते हैं। जंग में पैसे इस खर्च वक्त होते आप हैं, जी हाँ। इन स्टेट ऑफ वॉर हैं अफगानिस्तान के साथ, बाकी सारी दुनिया स्टेट। जब बाई चांस मैंने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कि ईरान में अगर हो गई तो तेल का क्या होगा, आपने कभी इन आपने पर कही थी ये क्राइसिस बात, जी मैनेजमेंट हाँ। किया है या नहीं? और इत्तेफाक है कि आज जब मैं 15 या 20 दिन बाद या 1 महीना बाद दोबारा आया हूँ तो वो हो चुका वो हो वाकया, चुका है। जो मुझे खतरा था। की थी तो अपनी अब पॉडकास्ट हम, में। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें, हमारे मुल्क के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं ठीक है। चलूंगा इससे। कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो इसी के तहत हम सारे नुक्तों को जोड़ेंगे सुकून के साथ, ठीक है। तो ठीक है। घबराहट में करने का कोई फ़ायदा नहीं है ठीक ना। है। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक अमेंडेड वाला है, ये हम्म। जो अभी रिसेंट है। इसके अंदर मैंने एक चीज़, डिटेल में जाने का तो फ़ायदा नहीं, हम्म। क्योंकि, लेकिन जब मैंने इसकी वो देखी अमेंडमेंट्स के कितनी हुई और आज तक कौन कौन सी हुई और कब हुई, तो मुझे नज़र आया साहब के ज़्यादातर अमेंडमेंट्स जो हैं वो हमने आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। आवाम के लिए कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट की हमने पावर्स बढ़ाई या कम की, हम्म। जजेस को अपॉइंट करने की तरीका कार बदला या नहीं किया, हम्म। आपने डेफिनेशन ऑफ इस्लाम को बताने की कोशिश की, जो कि कुरान शरीफ में ऑलरेडी मेरे ख्याल है काफ़ी हद तक सही है। उसे हम इंसान क्या डिफ़ाइन करेंगे, हाँ। जो अल्लाह ने डिफ़ाइन कर दिया है, और उसको क्या डिफ़ाइन किया मुझे तो नहीं समझ में आया कि हम्म। उसमें इंसानियत सबसे पहली चीज़ है जो कि नज़र नहीं आती इस मुल्क में। नजर। ईमानदारी नज़र नहीं आती और बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आती। इस्लाम की डेफिनेशन तो यही है ना, हम्म। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अमल करना है ना, हाँ, अमल करना है। जो अल्लाह ने कहा और जो रसूल ने कहा। तो हम बेशक। उस उनकी तो बड़ी वो करते हैं, हम्म। लेकिन जो वो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते, ना हम्म। मानते हैं उनकी। हम्म। अल्लाह और रसूल दोनों को मानते हैं लेकिन उनकी कोई बात नहीं मानते। तो सही वो आपने एक कहा। चीज़ है। फिर मैंने देखा कि आपने
प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आएगी जाएगी, ऊपर होगी नीचे होगी, जिसपे आने का अमल नहीं हुआ। यानी हमारे लिए उसमें कुछ नहीं, यानी ये टोटल 27 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं अच्छा। इस 1973। और कमाल की बात है कि ये हमने पाकिस्तान का 56% जब इलाका खो दिया, मतलब 56% पाकिस्तान चला गया हमसे, टूट गया, तो हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 73 में। 73 का। और 73 में बनाने के बाद जिसने बनाया 79 में वो अल्लाह को प्यारा हो गया, जिसपे जुडिशरी जो इसमें बार बार रिफॉर्म हुए हैं जजिस के, उसमें उन्होंने ही कहा कि ये जुडिशियल एसेसिनेशन हुआ है। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो किताब है ये किसके लिए लिखी गई है, अवाम के लिए या एलीट के लिए या रूलिंग क्लास के लिए या किसके लिए? किसके लिए क्योंकि अवाम तो बेचारी को तो पता ही नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है। एलीट क्लास की अमेंडमेंट होती रहती हैं कि मॉडिफाइड द फ्रेमवर्क फॉर इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इससे अवाम को क्या फर्क पड़ेगा? अवाम को तो प्राइम मिनिस्टर वो चाहिए जो उसके लिए काम करे। मिसाल के तौर पर इस पर लिखा है कि एड्रेस सेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स, जिसका आज सारा वक्त आप मजाक ही उड़ाते रहते हैं सोशल मीडिया पे। सही। तो मतलब कुछ उसका फर्क नहीं पड़ा। जो इंसाफ पता नहीं लोग कैसे देखते हैं कि इंसाफ है या नहीं है, या दुनिया कैसे देखती है। जो नंबर है हमारा इंसाफ का वो तो 100 कुछ नंबर पे हैं, हम बहुत पीछे हैं दुनिया में। तो इस तरह मैंने इसको सारी अमेंडमेंट्स को देखा। ज़्यादातर अमेंडमेंट ये है कि प्रेसिडेंट की पावर रिवोक कर दी जाए, प्रेसिडेंट को पावर दे दी जाए, प्रेसिडेंट को ये कर दिया जाए, प्रेसिडेंट को वो कर दिया जाए, इनको इस्तिस्ना दे दिया जाए, इनको ना दिया जाए। इससे मेरी और आपकी सेहत पे, एक आम आदमी की सेहत पे क्या फर्क? कोई फर्क नहीं। इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन, द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज, इस्लाम टू स्टेट रिलीजन, ये सारे जो इसके चैप्टर्स हैं, अगर आप इसे पढ़ाएं बच्चों को, तो बच्चों में कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। इसका चैप्टर 1 है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। कितने लोगों को पता है कि हमारी यहाँ फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? आप किसी चलते वाले से, नहीं, आप सही कह रहे हैं। अब इसमें हर चीज का सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन क्या है, आपको कैसे गिरफ्तार करना है, एक एक चीज लिखी हुई, लेकिन इस पे अमल कुछ नहीं है। अगर आज आपको SHO साहब उठा के ले जाएं, आज है फ्राइडे, आज है सैटरडे नाइट, तो आप मंडे तक तो नहीं निकल सकते। मंडे तक नहीं निकल आपका कोई राइट ही नहीं है बगैर किसी अरेस्ट के, किसी चीज। तो इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज हैं। इसी तरह एक चैप्टर है इसमें द प्रेसिडेंट, फिर है द मजलिस शोरा पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट ने आज तक कोई कानून 27वीं अमेंडमेंट हमारे जैसे बेवकूफ लोगों के लिए क्यों नहीं पास की? कि किसी में उसमें ये होता है कि भाई इंसानों को ये खाना भी देना है, तनख्वाह भी देनी है, इकोनॉमी को भी करना है, इन चीज़ों को भी ठीक करना है, जो इस्लाम की डेफिनेशन है। मैं तो सिर्फ जो डिफाइन किया आपने दूसरी अमेंडमेंट में इस्लाम को, उसी के तहत कुछ दे दें जो आपने खुद डिफाइन किया। अच्छा, फिर कोर्ट्स का क्या है? इसी तरह आप इसके फिर चैप्टर 3 पे जाएं, द फेडरल गवर्नमेंट। अब आप खुद ही सोच लें, फिर आता है द गवर्नेंस, ये फलाना असेंबली। ये मैं इसलिए मजीद डिटेल में नहीं जाना चाह रहा इस चीज़ के, कि जितना जाऊंगा उतना आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि कौम डिप्रेशन में। इसके टोटल चैप्टर्स काफ़ी बड़े बनते हैं। सुहेल भाई, ये इन हालात में तो एक आपने जो डिफाइन की चीज़ें, इसमें फिर अवाम क्यों खामोश होती है, क्यों नहीं? देखिए, अवाम, हिटलर का एक बड़ा, पता नहीं सही बात है या गलत है, मैंने सुना है और पढ़ा है एक जगह कि हिटलर को से किसी ने यही सवाल पूछा जो आपने पूछ लिया हमसे। मैं हिटलर की ज़ुबान में आपको उसका जवाब दे देता हूँ। उसने एक मुर्गा उठाया, उसके बाल नोचता रहा और चलता रहा और चीखे मार रहा था और गालियां दे रहा था मुर्गा, यहाँ तक कि उसने एक एक बाल नोच दिया। उसके बाद उसने मुर्गे को नीचे बिठाया और हाथ में दाने डालता कि मुर्गा उसके पीछे चलता गया। अच्छा, वही मुर्गा जो चीख रहा था इतनी देर से, वही जो मुर्गा चीख रहा था। तो हमारी आवाम की कुछ इस किस्म के हालात हो गए। ये बेचारे कोई हंगामा या उसके काबिल इसलिए नहीं रहे कि इसमें कोई फंडामेंटल राइट आपका रहा ही नहीं, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। और करेंगे तो कोई आपकी मदद को नहीं आएगा, और जब आपकी कोई मदद को नहीं आएगा तो आप किस तरीके से सरवाइव करेंगे? भी हैं, माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, बेटा भी है, आपका कारोबार ज़िंदगी भी है, माश भी है और अखलाकियात भी हैं। तो आपके पास अगर कोई मैकेनिज्म ही नहीं है
जैसे इस वक्त अगर आयरन डोम ना चले, मिसाइल जाके डायरेक्ट लगेगा ना, तो एक आपने मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि आयरन डोम चलेगा तो मिसाइल हवा में फट जाएगा, यहाँ सीधा आपको लगेगा। तो आप में इतनी हिम्मत नहीं है, मुझ में और आप में, कि हम इस निज़ाम या सिस्टम के खिलाफ खड़े हो सकें, इसलिए अवाम इसलिए शोर नहीं मचाती। अब जहाँ तक बात आ जाती है कि वो दाने डालने वाली, वो है इकोनॉमी। आपने कहा 20,000 दे देंगे हम किसानों को, ये फंड बना देंगे, सेहत कार्ड दे देंगे, ये वो दाने हैं। हम बसंत बना लेंगे, जिससे आवाम बहल जाती है, हम ये कर लेंगे, हम गाना गा लेंगे, हम कॉन्सर्ट करा देंगे, हम लैपटॉप दे देंगे, ये दाने हैं, ये इकोनॉमी नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग विच इज सस्टेनेबल। आपने एक लैपटॉप दिया, 1.5-2 साल के बाद तो आपका फोन बेकार हो जाता है, 5-6 लाख का, कोई नई चीज आ जाती है। ये तो आपको लोगों को फिशिंग करना सिखाना होगा ना। यू डोंट हैव टू गिव फिश। सैलानी बना दिया, आप कहें हम बहुत ज़्यादा खैरात करते हैं, ज़कात करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात करते हैं, कोई भूखा नहीं सोता, बहुत अच्छी बात, लेकिन वो कुछ करता भी तो नहीं है ना। वो कुछ करता भी नहीं, क्योंकि मतलब प्रोडक्टिव नहीं है ना। प्रोडक्शन भी तो होनी चाहिए ना कहीं, आप प्रोडक्टिव है ही नहीं। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपका इंसाफ को किसी से भी आप पूछे ना कि भाई इंसाफ है, वो कहेगा नहीं मेरे लिए कोई इंसाफ नहीं। यानी एक जनरल परसेप्शन है या नहीं है, लेकिन परसेप्शन यही है। जुडिशरी का परसेप्शन यही है कि नहीं यार, वहां से तो सालों लग जाएंगे, तारीख पे तारीख और ये पड़ जाएगा। यही आप किसी आम आदमी से पूछ लें, वकीलों से पूछ लें, किसी वो यही जवाब देगा। तो ये जो जनरल परसेप्शन है ना, ये इतने ज्यादा वो होते जा रहे हैं हमारे उस पे, कि हम लोग इस कदर बेहिस हो गए हैं कि हमारे यहाँ कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, हमारे यहाँ किसी चीज़ के ऊपर कोई लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते। अब मिसाल के तौर पर इस रीजन में जो कुछ हो रहा है, आप बहुत सारे लोग महफिलें कर रहे होंगे, कोई कवाली गा रहा होगा, कोई कुछ होगा। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, मैंने इतने फंक्शन होते हुए देखे कि मैं खुद हैरान था कि इन्हें किसी को फिक्र नहीं है कि ईरान में क्या हुआ है या हमारे साथ। अब आप मिसाल के तौर पर ये देखें, आपका एक मुआहदा है किसके साथ, अभी रिसेंटली, मुझे नहीं पता, मैंने उसकी वो नहीं पढ़ी ना हमेशा आया हुआ, एक मायदा है कि सऊदी अरब पे हमला, हम पे हमला था, हमें यही बताया गया, हमें उसका वो नहीं पता डिटेल के किस तरीके से है या क्या हमने रोल अदा करना है। लेकिन आप पे हमला, मुझ पे हमले का मतलब ये कि आई हैव टू नाउ डिफेंड सऊदी अरेबिया, हम तो कूद जाएंगे वायर, हमें कूदना पड़ेगा इस जंग में, क्योंकि सऊदी अरब पे तो हमने, अफगानिस्तान तो चले, हमारा अपना फड्डा है ना, हम तो दूसरों के फड्डे में भी कूदना पड़ेगा ना आपको। तो ये इसका फाइनेंशियल और इकोनॉमी में क्या असर आएगा? आप यूएई का अच्छा, आप अगर उधर कूदे तो आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसमें बहुत सारे वो हैं जो दूसरों के पैसे रखे हुए हैं, चाइना के पैसे रखे हुए हैं, अगर चाइना वापस ले ले कि भाई आप तो उस ब्लॉक में जा रहे हैं, अगर सब ये क्या यूएई के आप तो उस ब्लॉक में जा रहे हैं, मैं आपसे, क्योंकि यूएई और सऊदी अरब का भी तो आपस में थोड़ा बहुत इख्तलाफ है ना, कतर का अपनी जगह है, तो ये लोग आपस में नाराज हो गए, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी चलेगी कैसे? मतलब मैं आपको भी कहूंगा थैंक यू वेरी मच, आपको भी कहूंगा थैंक यू वेरी मच, आपको भी कहूंगा, इस तरह तो नहीं हो सकता ना, आपने कोई तो लाइन टो करनी होगी ना। तो इसलिए हम इस वक्त एक ऐसे इतने खतरनाक दोराहे पे आके खड़े हुए हैं आज की तारीख में, इत्तेफाक से जिस दिन ये हो रहा है, ये बातें बाद में लोग याद करेंगे शायद, कि हम, और ये बातें हम पिछले 5-10 साल से कर रहे हैं। ये दोहराया, ये जगह आएगी, ये चौराहा आएगा जहां हमें अपने डायरेक्शन को एग्जिट लेना पड़ेगा, कि हमने नंबर 1 एग्जिट लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, कौन सा एग्जिट लेना है। तो अब हम इस वक्त जो भी आप टीवी प्रोग्राम उठा लें मेन स्ट्रीम का, वो ये कहता हुआ सुनाई देगा कि ये तो उसने कर दिया, ये उसने कर दिया, ये फलान ने बेड़ा गर्क कर दिया, ये फलान ने बेड़ा गर्क कर दिया, उसकी पॉलिसी गलत थी। इंसानों पे बात हो रही है, प्रोसीजर पे कोई बात नहीं हो रही, प्रोसेस पे कोई बात नहीं हो रही, प्रोडक्टिविटी पे कोई बात नहीं। ये सही साहब ने पॉडकास्ट गलत कर दिया, भाई इससे क्या फर्क पड़ता है, सही साहब ने गलत किया या सुहेल साहब ने कुछ गलत बात कही, इससे कौम को कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ क्या, इसका असर क्या है, व्हाट वी हैव टू डू एज अ नेशन। तो अब हम इस बात को तो कोई गौर ही नहीं कर रहा, सब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे, और मेन स्ट्रीम पे इस वक्त कहीं ये बात नहीं हो रही कि ये सारी चीज़ों पे अब हम क्या करेंगे, कैसे जिंदा रहेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे। हमारी एक्सपोर्ट्स पे इस वक्त आपके जितने एक्सपोर्टर्स से मेरी आज सुबह से बात हुई, इन सब की हालत ख़राब है, जहाज़ों ने आने से इनकार कर दिया, माल ही नहीं उठा रहे, कंटेनर ही नहीं जा रहे, ना आएंगे ना जाएंगे,
क्योंकि इंश्योरेंस एकदम डबल ट्रिपल हो जाता है ना, वार जोन हो गया ना, आपकी इस वक्त फ्लाइटें बंद हो गई, आप एयर स्पेस बंद हो गई है ना, जहां तक मेरी तला है। हाँ। तो अब इन हालात में आपने क्या सोचा था कि हम कैसे करेंगे, जो मैंने उस दफा जिक्र किया था एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का, तो बल्कि आपने वो क्लिप मैंने वो क्लिप भी लगाई थी, लिखा हुआ ये कि एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान इज मिसिंग। हाँ, तो अब इस वक्त करनी पड़ेगी, हमें करनी पड़ेगी। और फिर अगर हम इसके बाद आना चाहें कि हमें 4 सतूनों पे क्या बात करनी है, तो देखिए हमारे जो मेन 4 सतून है, एक तो इस्टेब्लिशमेंट है, एक ये पार्लियामेंट है जिसकी ये किताब है। इस्टेब्लिशमेंट की भी एक ऐसी किताब है, ठीक है, वो एनडीयू में पढ़ाई जाती है, हर जगह पढ़ाई जाती है बाकायदा इसी तरह, उनका एक अपना वो है प्लान ए बी सी डी, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और ये उनका प्लान ए बी सी डी है, हमारे पार्लियामेंट जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके जाते हैं हमारे पैसों से, और ये किताब बनाते हैं जिसपे हम अमल नहीं करते। तो फिर उसके बाद हमारा तीसरा सतून है जुडिशरी। जुडिशरी का इस वक्त क्या रोल है मुल्क के अंदर, कि वो किसको क्या कहती है, इकोनॉमी पे क्या करती है, करप्शन पे क्या लेती है, गवर्नेंस पे क्या, वो जाने, और जजेस को पता होना चाहिए। जाहिर है इसमें लिखा हुआ इतने अमेंडमेंट जितने जुडिशरी में जजेस को अपॉइंट करने के किसी के नहीं है इस वाले में। अच्छा, तो उसको भी देखना चाहिए। प्लस है एक मीडिया, मीडिया पे तो कोई बात ही नहीं हो रही आजकल, तो अजीब अजीब बातें करते हैं, हंसी मजाक, या वो शहर का प्रोग्राम हो रहा है या मॉर्निंग शो हो रहा है, मतलब कोई सीरियस डिस्कशन पॉलिटिशियन भी नहीं करते हुए नजर आ रहे, किसी भी चीज मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं क्या एक वजह दूसरे है? का। मुझे लगता है कि ये पॉलिटिशियन ने गिव अप कर दिया, मेरी अपनी जाती राय है। अच्छा, पॉलिटिशियन ने कहा कि यार हमारे से कुछ नहीं होता, हम हाथ उठा ले। साद रफीक ने तो कहा ना, मुझे मैं 12th प्लेयर बन गया, अभी रिसेंटली किसी प्रोग्राम में उसने कहा कि आई एम द 12th प्लेयर, मैं नहीं समझ सकता कि कोई कुछ कर सकता। तो ये होना नहीं चाहिए, ये नाउमीदी की वो आ जाएगी कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चल जाएंगे, ये होना नहीं चाहिए। हमें अपना अपना हिस्सा डालना पड़ेगा कि किसी ना किसी तरह से इसको रिवर्स करें, किसी ना किसी तरह, और जिसका सोल्यूशंस हैं, ऐसी बात नहीं है, इकोनॉमी के भी सोल्यूशंस हैं, एजुकेशन के भी सोल्यूशंस हैं, हर चीज़ के सोल्यूशंस हैं, लेकिन उसमें एक प्रोसेस को लाना और सही लोगों को सही जगह पे लाना सबसे पहले, और फिर उसके बाद प्रोडक्टिविटी पे शोर मचाना, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। फिर प्रॉफिट श्रॉफिट ये वो पैसा आ जाता है जिस दिन आप प्रोडक्टिव हो गए ना अपने काम में। प्रोडक्टिविटी का मतलब हमारे यहाँ सिर्फ शायद अफजाइश नस्ल है, हमारे यहाँ और किसी चीज की प्रोडक्टिविटी मेरे ख्याल है किसी को पता ही नहीं है कि हम 1 घंटे में क्या काम करते हैं, क्या डिलीवर करते हैं, हम 1 घंटे में कितनी बिजली खर्च करते हैं, हम 1 घंटे में कितना पानी खर्च करते हैं, हम 1 घंटे में क्या प्रोड्यूस करते हैं एज अ जीडीपी। कोई तो पैमाना होता है ना दुनिया का। एक ज़माने में जर्मनी में मैंने सीखा था प्रोडक्टिविटी का पैमाना, तो जब मैं पाकिस्तान आया 99 में तो आई चेक्ड उस पैमाने पे पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी, हमारी प्रोडक्टिविटी 13 टाइम्स कम थी। जो वो 1 घंटे में काम करते थे हम 13 घंटे में करते। अच्छा, मैंने उसे रिड्यूस करके 3 घंटे पे ले आया था। पूछना चाह रहा हूँ कि जर्मनी में 1 घंटा था हम। अच्छा, हमने एक आने की मैन पावर नहीं बढ़ाई यानी वॉल्यूम बढ़ने की वजह से बढ़ाई, यानी प्रोडक्टिव उसके लिए नहीं, सेम, लेकिन सेम प्रोडक्शन के लिए हमारी जो मैन पावर थी वो मेरी हो गई तकरीबन 7 टाइम्स विद द सेम मैन पावर। प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई 7 फोल्ड। तो इसलिए फिर वो 1.3 पे, फिर भी हम 1:1 पे नहीं पहुंचे क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ऑटोमेशन नहीं है, इतनी हमारे यहाँ बिजली पानी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, इसलिए हम 1:1 तो पहुंच ही नहीं सकते यूरोप, स्पेशली जर्मनी का मुझे पता है, बाकी यूरोप का मुझे नहीं मालूम इतना। तो वो जो है अगर हम पहुंच सकते हैं तो 1:4, 5 पे भी बहुत अच्छे रहेंगे अगर हम पहुंच जाएं, क्योंकि हम कम्पिटिटिव हो जाएंगे। हम प्रोडक्शन, हम सब लोग रोते हैं हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते, जब भी एक्सपोर्ट करते हैं हम कहते हैं कि सब्सिडी दो, उसकी वजह प्रोडक्टिविटी है, उसकी वजह और नहीं है कोई चीज, प्रोडक्टिविटी है। बिजली महंगी है, प्रोडक्टिविटी है खराब, पानी महंगा है, प्रोडक्टिविटी है खराब, ये सारी चीजें प्रोडक्टिविटी से खराब है ना। अगर इसमें प्रोडक्टिविटी आ जाए तो बिजली सस्ती हो जाएगी। आप जितने में 1 वाट बना रहे हैं उतने में आप 50 बनाने लगेंगे तो बेहतर हो जाएगा, कीमत कम हो जाएगी। तो हमारी मेन प्रॉब्लम जिसपे कोई डिस्कस ही नहीं करना पसंद करता, अच्छे प्रोफेसर पसंद नहीं करते, वो कहते क्या बकवास कर रहे हो यार तुम, प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, कैसे ठीक हो।
यानी किसी पे यूनिवर्सिटीज में भी इसका जिक्र नहीं होता, किसी किताब में इसका जिक्र नहीं है कि भाई प्रोडक्टिविटी तो इकोनॉमी करते हैं, इकोनॉमी के बेसिक प्रिंसिपल प्रोडक्टिविटी है सर। हर आदमी जरूर बात करेगा कि ये टैक्स इतना लगा दिया, भाई ये टैक्स आउटकम किस चीज का, प्रोडक्टिविटी का, क्योंकि आप प्रोडक्टिव नहीं है तो फिर किसी एक ही बंदे से टैक्स लेंगे ना, सबसे कैसे ले लेंगे। ये दो चीजें जो हम अपनी इकोनॉमी से बिल्कुल जीरो कर देते हैं, जिसपे डिस्कशन करने, प्रोडक्टिविटी एंड गवर्नेंस, या आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर है उसी का नाम गवर्नेंस है ना, जनरल। तो जब आप कैसे आएगा एफडीआई, कैसे होगी इकोनॉमी, सही नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे मैं आपको चंद बास्केट्स का जिक्र करता हूँ, ज्यादा वक्त ना लगे तो मैं निकाल लेता हूँ ताकि आसानी। आपने पिछली मर्तबा भी थोड़ा इसका तस्करा किया था। हाँ, मेरे हिसाब 4 बास्केट्स हैं। ये जो मेन चीजें हैं ना वो आपकी, अब मैं एक बात आपसे करना, प्रोडक्टिविटी पे बात करना चाहता हूँ। एग्री एंड फूड की बास्केट है, हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमी है या नहीं है? जब आप एक्सपोर्ट करने जाते हैं कोई भी फूड आइटम तो आप कहते हैं अनाज पे सब्सिडी दो, शुगर पे सब्सिडी दो। जब आप इंपोर्ट करने जाते हैं तो सब्सिडी दो। ये किस किस्म का ड्रामा है कि मैं, अच्छा जब आप गौर करें कि ये एग्री के ऊपर किसके अख्तियार में, तो आपको पता चलेगा ये सब इनके अख्तियार में है जिन्होंने ये किताब लिखी है। अब मैं ये कुछ नुक्ते जोड़ना चाह रहा हूँ ताकि अवाम, ये जिसने किताब लिखी है हरी रंग की कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हीं के हाथ में एग्री एंड फूड है 100%। तो ये सारी सब्सिडी वहीं जाती है, वहीं आती है, वहीं जाती है, वहीं आती है। एक तो ये बात होगी। इंडस्ट्री, मेरे जैसे चंद बेवकूफ फॉरेनर्स जो मल्टीनेशनल लेके आ गए या जो यहाँ कर रहे हैं, वो बेचारे अब भाग रहे हैं, बंद कर रहे हैं। आप खुद ही समझ, इन दिनों में काफी हुआ है, बंद है, मल्टीनेशनल जा रहे हैं। जबकि इंडस्ट्री हमारे लिए बेहद जरूरी है प्रोडक्टिविटी, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगी? दो ही जगह है ना, एक फूड से आती है कि खेतों में लोग काम वाम करते हैं, और दूसरी इंडस्ट्री से आती है। सर्विसेज में तो इंडिविजुअल काम कर रहा होता है ना, उससे एसेट तो नहीं बनता। कल को एक पटाखा हो तो सारे सर्विस वाले भाग जाएंगे, सारे सर्विस वाले। और कुछ पीछे, आप अगर इस कमरे में बैठे हैं तो कुछ एसेट तो है ना। आप मिसाल के तौर पे किराए के कमरे में या लीज पे बैठे हो, तो आप निकल जाएं तो कमरे में क्या बचा? आप ही है ना जो तो मेरे हिसाब से अब इसमें, अब अगर हम इन सारी चीजों को गौर से देखने की कोशिश करें तो हमारे अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा फुकदान है ना, वो है हम इनको कम, यानी फोकस कैसे करें। हमारा फोकस इतना आउट हो गया है कि हम एक छोटे मसले को से तवज्जो हटाने के लिए हम एक बड़ा मसला क्रिएट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हमने मिसाल तो किसी मसले से हटा, तो एक हमारी मेन मीडिया पे इस वक्त डिस्कशन हो रहा है कि इसने 20 बिलियन का जहाज खरीद लिया, इसने 11 बिलियन का जहाज खरीद लिया। अब ये डिस्कशन हो रहा है, कहीं और लगा दिया। अब इसका ताल्लुक क्या है पाकिस्तान की इकोनॉमी से या इस वक्त के हालात से? 11 बिलियन का, ये कोई नहीं पूछ रहा कि इजाजत किसने दी है, खरीद लिया, क्यों खरीद लिया? इजाजत की कोई आपकी बोलने से कोई फर्क पड़ेगा? जहाज वापस हो जाएगा, जहाज आ जाएगा, जहाज नहीं चलेगा, वो तो जो खरीद लिया वो तो चलेगा। अब आप उसे कहेंगे पीआईए इतने में बेच दिए, इतने का जहाज खरीद लिया, भाई ये आपके प्रोसीजर का प्रॉब्लम है ना। आप प्रोसीजर तो डिस्कस ही नहीं करें, किसी प्रोसेस के तहत खरीदा गया होगा ना जहाज, या कोई बनाया गया होगा ना उसका PC1 या PC2, पेपरा रूल लगा होगा, कोई कोटेशन आई होगी, कहीं से आया होगा। एक हो सकता है किसी ने गन पॉइंट पे कहा हो कि आपको ये 2 जहाज खरीदने, किसी कंपनी ने, तो ये कोई उस पर बहस नहीं कर रहा। लोग ये कह रहे हैं ये उसने खरीद लिया, ये उसने खरीद लिया, वो अय्याशी कर रहा है, वो अय्याशी कर रहा है। भैया तो क्यों कर रहा है? अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? इस पे कोई डिस्कस नहीं कर रहा। जहाजों पे डिस्कस हो रहा है, उसमें 17 सीटर हैं, इसमें 15 सीटर हैं, इसमें इतने सीटर हैं। दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन मेन मीडिया पर। डिस्कशन ये होना चाहिए कि 2 जहाज क्यों खरीदे गए, इसकी क्या वजूहात हैं, और अगर वजूहात सही नहीं है तो फिर कौन जिम्मेदार है, उसको अकाउंटेबल कैसे बनाया जाए। फिर जुडिशरी क्या कर रही है? फिर ये मुकन्नना या जो भी कहते हैं आप उसे, हमारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या कर रही है? ये क्यों नहीं ये क्यों नहीं लेके आ रही क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर के भाई ये क्या हुआ, अगर गलत है, और अगर सही है तो फिर उसे पास कर दे, खत्म, ताकि झगड़ा तो खत्म हो ना। हम फंसे हुए उसमें, बसंत बन रही है, बसंत नहीं बनेगी। अब ये कोई पॉइंट है भाई? बसंत एक त्यौहार है जो हमेशा
जब एक पुराने ज़माने में ना ये इसका ताल्लुक हिंदुओं से, ना मुसलमानों जी से, हाँ। ना किसी, ये ऐसे जैसे वहाँ अमेरिका में जो फसल अच्छी, ये बसंत भी उसी फसल पे, जब सरसों फूल पीली हाँ, होती थी तो हाँ। बाहर आनी शुरू होती थी तो मौसम बदलता था, इसलिए बसंत लोग वहाँ इस कल्चर में लोग पतंग उड़ाते थे, बाकी कल्चर्स में नहीं था ये। तो ये तो कल्चरल प्रॉब्लम है, वो हैं रिचुअल्स हैं जिन पे लोग खुश होते हैं, त्योहार मनाते हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इसका कोई ताल्लुक ना कहीं मजहब से है, ना किसी के रेस से है, ना कहीं से, इसका ताल्लुक खुशी मनाने से है, बनाने से। कि एक फेस्टिवल है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं या आप और हॉकी पूरा खेलते मीडिया हैं, इस पे भी लगा हुआ था, एक तो इस पे खास, लगा हुआ। हाँ, लगा हुआ था। और तो ये मैं बताने का मकसद इन 2-3 छोटी चीजों का ये है कि हम छोटे पॉइंट्स को खत्म करने के लिए उससे एक बड़ा पॉइंट क्रिएट करते हैं, फिर इतना बड़ा बड़ा करते करते हम वहां पहुंच जाते हैं जहां हमारे खुद काबू से निकल जाते काबू हैं। से निकल जाता है। और आप अगर हिस्ट्री देखें 1947 से आज तक की, मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि उसमें हो सकता है बीच में गुस्ताखी हो जाए, तो उस गुस्ताखी को अवॉइड करने के लिए, लेकिन आप खुद देखें 47, फिर आप देखें 48, फिर आप देखें 52, फिर आप देखें 58, फिर 56, फिर आप 58, फिर आप देखें 65, फिर नहीं, फिर 60, फिर 65, फिर आप देखें 68, फिर आप देखें 71, फिर आप देखें 72, फिर आप देखें 73, फिर आप देखें 77, फिर आप देखें 79, फिर आप देखें 88, फिर आप देखें 92, फिर इसी तरह 2-2 साल के वक्फे से देखते हुए आप 99 पे कूद जाएं। फिर 99 से आप देखें 2007-8, तो उसके बाद आप कूदते रहें 2 दफा 3 दफा, जिसमें ये अमेंडमेंट्स आ रही हैं। उससे पहले आई थी, अब बीच में आई हैं। अच्छा, और उसके बाद आप देखें कि हमारी किस तरीके से हमारा मुल्क बेहतर की तरफ जा रहा है या तनज़ुली की तरफ जा रहा है। मेरे हिसाब से जितनी अमेंडमेंट आई हैं आज तक, इससे इकोनॉमी ना बेहतर हुई है, ना इंसाफ बेहतर हुआ है, ना हमारे सोशल नॉर्म्स या सोशल मॉरल वैल्यूज़ या हमारी किसी चीज़ पे कोई फ़र्क पड़ा है, या हमारी दुनिया के अक़वाम में कोई हमारा नंबर जुडिशरी का नंबर 1 आ गया हो, या ईमानदारी पे हम नंबर 1 आ गए हों, या एजुकेशन पे नंबर 1 आ गए, या रिसर्च या साइंस पे नंबर 1 आ गए हों, या हम एथलीट्स में या ओलंपिक्स में कहीं मेडल जीत रहे हों, या हम, यही सारे टारगेट होते हैं ना आपके कि भाई मुझे चाहिए, या हम इतनी वर्ल्ड पावर बन गए हों कि लोग हमसे डरने लगे हों, या हम इतने इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गए हम दूसरों को कर्जा देने लगे, या हम कर्जे से निकल गए हो, बजाय बढ़ने के कर्जा हमारा कर्जा कम होना शुरू हो गया हो, या हम बहुत, हमारी एजुकेशन जो लिटरेसी रेट कहलाता है वो बढ़ के 70% हो गया हो या 80%, या हमारा पॉवर्टी एलिवेशन ऐसा हुआ हो कि हम जो 40-50% पे थे अब हमें इस वक्त 10% पे आ जाएं, जैसे चाइना ने 700 मिलियन को ऊपर ले आए, मिडिल क्लास बना। तो हम कोई एक फैक्टर अगर आपके जहन में हो तो मुझे याद कराइए, मुझे तो जहन में जो जो आया मैं बोलता चला गया। आपकी इन सारी बातों से लगता है उम्मीद तो अच्छी नहीं है। उम्मीद ही फैलाना नहीं है, मेरा मकसद ये है उम्मीद फैलाना, कि यार जब हमें इतना कुछ पता है कि गंदा है तो इस पे अगर हम फूंक भी मारेंगे ना तो सफाई हो जाएगी। पॉइंट इस वक्त एक जगह लाने का मकसद है ये लॉन्ड्री लिस्ट, इसका मकसद ये है कि नाउमीदी नहीं फैलाना है, ये उम्मीद फैलाना है कि इतनी चीजें ऐसी हैं, अगर हम इनको थोड़ा थोड़ा भी ठीक करेंगे तो हम बेहतर हो जाएंगे। अब सोल्यूशन क्या है? अब बजट आ रहा है, बजट में इनको चाहिए कि हर शोबे का बेस्ट ऑफ द बेस्ट आदमी को चुने और उसको बिठाएं किसी कमरे में 1-1.5 महीना एक जगह पे बिठा के थोड़ा सा खर्चा करें, खाने पीना दे दें, इससे ज़्यादा वो क्या करेंगे खर्चा, 2 वक्त की रोटी खा लेंगे, तो सभी खाते हैं। तो वहाँ बिठा के किसी पार्लियामेंट हाउस में या कहीं उन्हें बंद कर दें और कहें कि साहब अब आप हमें सिर्फ एक चीज़ बताएं कि हम अपना कर्जा कैसे उतारें, सिंगल पॉइंट एजेंडा। ये सारे पॉइंट जितने मैंने बताए कर्जा उतारने के लिए जरूरी है जी। बगैर इनके ना एफडीआई आएगा, ना एक्सपोर्ट होगी, ना इंपोर्ट होगी, ना फलाना होगा, ना आईटी चलेगी। हम क्या करते हैं, फायरवॉल लगा दी, आईटी बैठ गई, ये लगा दिया, वो हो गया, फिर हटा ली। मतलब ये जो क्या कहना चाहिए, फायर फाइटिंग किस्म के काम जो है ना, कि ये गड़बड़ हो गई तो लैंप बंद कर दो, लैंप में आग लग गई तो ये चैंडलियर बंद कर दो, चैंडलियर बंद चल गया तो लैंप चला बंद कर दो। बट दिस इज नॉट द वे यू, मतलब मुल्क ऐसे नहीं चलते, दिस इज नॉट प्रोसेस।
प्रोसेस का एक तरीका होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। तो मेरा अपना जाती एक मशवरा है कि इस दफ़ा चंद पढ़े लिखे लोगों को, एकेडमिया से भी, पॉलिटिशियंस भी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी, इस तरह के तमाम शोबे जो होते हैं, जैसे पोर्ट ब्यूरो का है ना चाइना का, आप देखें उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट किसान भी बैठा होगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशनिस्ट भी बैठा होगा, जिसको आप समझते हैं। उनसे पूछें कि भाई आप किस तरीके से हम कर्जा उतारें, क्या करें हम अगले 10 साल। किसी को ये ना कहें कि लैपटॉप पे तुम मुझे क्विक फिक्स सोल्यूशन बताओ कि सुबह क्या कैसे ठीक हो जाए ना, ये वोट के लिए होता है ये, और वो वोट भी नहीं मिलता आपको, ये बेवकूफ़ी का सवाल है। कोई आदमी जादू की छड़ी नहीं बना सकता, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को बिठाएं, उन्हें दिमाग लड़ाने दें, उनसे कहें कि भाई हमें एक सोल्यूशन बना के दे दो कि जो हम असेंबली में पास करा लें कि हम कर्जा ऐसे उतारें अगले 10 साल। 1 साल में कर्जा नहीं उतर सकता, आप उल्टे लटक जाए, लेकिन हर साल कम करते करते हम 10 साल में कैसे उतारें, उसका एक पूरा एक रोड मैप बनाए कि हम एक्सपोर्ट के लिए क्या करेंगे, हम एफडीआई के लिए क्या करेंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर को कैसे ठीक करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ठीक करें। करना चाहें तो आप सब कर सकते हैं। कराची की रोडें अचानक बनना शुरू हो गई जैसी प्रेशर आए, भाई करना चाहें तो कर सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि नामुमकिन है कोई चीज़ करना करना। फिर आप एजुकेशन को कैसे ठीक करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं आपका सिंगल पॉइंट एजेंडा जो मेरा आज का था, जो जिस पे मैं आ गया हूँ कि किस तरीके से कर्जा उताओ मुहिम होगी ईमानदारी के साथ। वो वाली नहीं कि आप डॉलर भेज दें, पाकिस्तान बन जाए और वो खुशहाल पाकिस्तान और उड़ान पाकिस्तान, इससे ना कभी कर्जा उतरा है ना उतरेगा, ना बेनज़ीर फंड से उतरा है ना उतरेगा, या किसी भी फंड से उतरेगा ना। कर्जा उतारने का एक चाइना से सीख लें, मलेशिया से। आपको याद होगा एशियन टाइगर का जब फड्डा हुआ था तो आईएमएफ को मलेशिया ने क्या कहा था, उसकी करेंसी डिवैल्यू, लेकिन उन्होंने प्लान बनाया, कुछ हुआ प्लान बनाया, अभी भी उनकी इकोनॉमी ठीक ठाक ही है। हाँ जी, सिंगापुर की कितना सा मुल्क है नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक कहा हुआ है कि इस पे हम, ली कुआन यू ने जब उनकी एयरलाइन ने हड़ताल की, उनका सब चले जाओ अभी फायर करता हूँ। करेज होना चाहिए ना सर, तो हमें वो करेज वाली चीज पैदा करनी है अपने पॉलिटिशियंस को भी और हम जैसे लोगों को भी, कि वहां बैठ के हम सच बोलें कि साहब इस तरीके से उतरेगा, आप ये काम करें, प्रोसेस को इस तरह से अमेंड करें ताकि अगले 10 साल में हम ये कर्जे की लानत से निकल जाएं और हमारे लोग खुशहाल होना शुरू हो जाएं। अल्टीमेट तो इस किताब का मकसद क्या है कि हमारी पब्लिक खुशहाल हो ना, और कोई तो नहीं है ना। खुशहाल कैसे होगी, इकोनॉमी जब बेहतर होगी, लॉ एंड ऑर्डर जब बेहतर होगा, जब आपकी जुडिशरी बेहतर होगी, जब गवर्नेंस बेहतर होगी, जहाँ मुझे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अच्छी तरह डील करेंगे, थाना मुझे अच्छी तरह डील करेगा, मैं बजाय थाने से डरने के मैं थाना जाऊं अपनी शिकायत लेके कि भाई मुझे यहाँ से दाद रसी मिलेगी, यही चीज़ करेगी ना सर। करप्शन ख़त्म होगी, एजुकेशन बढ़ेगी, पावर्टी कम होगी, मैं अखलाकियात से बात करूँगा, कोई मुझसे बदतमीज़ी नहीं करेगा, सड़क पे सब तमीज़ से गाड़ी चलाएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, ये नहीं कि एक ने इसको मार दिया एक ने उसको मार। तो ये जब सब चीज़ें होंगी तो इसका मकसद यही है, और इसका कोई मकसद, वरना इस किताब को लिखने का कोई मकसद नहीं। हमारे पास तो वैसे ही कुरान आया हुआ है ना हिदायत के लिए, फिर कुरान ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इस पर भी यही लिखा हुआ है कि हम वहीं से लेंगे हिदायत। तो एक तरीके से तो हम फिर बड़ी गलत बात कर रहे हैं ना कि हम मुझसे हिदायत भी नहीं ले रहे, अल्लाह की हिदायत भी नहीं ले रहे, तो अल्लाह में आपको कैसे मदद करेगा। तो आप कम से कम इस किताब में अल्लाह की हिदायत को जो आपने शामिल किया है उस पर सच्चे सख्त के दिल से पहले तो तौबा करें, और अकाउंटेबिलिटी प्लीज खुदा के वास्ते 1947 से ना शुरू करें। आज कह दें कि आज से पहले जिसने जो किया दफा करो, आज के बाद अगर किसी ने कुछ किया तो ये सीधी गोली, सीधी गोली, बस चाइना के स्टाइल। फियर ऑफ पनिशमेंट तो हो ना सर, पनिशमेंट। लेकिन आप जब पनिशमेंट शुरू करेंगे 1947 तो बंदा ही जिंदा नहीं हो, किसको मारेंगे गोली आप। मतलब कहने का मकसद है कि आप कहें कि 2026 है, पहली जून के बाद कोई भी गड़बड़ हुई तो बंदा नहीं बचेगा, और जहां आप जरा सी सख्ती करते चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती। हाँ सही कहा आपने, ऐसी इसी तरह ये आपके अपने मुल्क में होनी शुरू हो जाती है, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते क्योंकि उसमें फिर हमारे करप्शन के पैसे नहीं बनते ना। जब चीजें सही हो जाएंगी तो कौन पैसे देगा आपको। करप्शन कभी खत्म होगी हमारे मुल्क? देखिए करप्शन खत्म होती है कानून से, कानून चलाने वाले होते हैं जजेस। मेरे वालिद जज थे, मैंने उनको जो देखा और आज जो देखता हूँ मुझे इस बात पे शर्मिंदगी होने लगी कि मैं जज का बेटा हूँ।
क्योंकि आज अगर मैं किसी बच्चे से कहूँगा कि मैं जज का बेटा हूँ तो वो मेरे पे हंसना शुरू हो जाएगा। सही। उस वक्त मैं बड़े प्राइड से कहता था कि मेरे वालिद साहब। अब मैं थोड़ा सोच के कहता हूँ कि यार कहना है इसमें अच्छा है प्राइड या है कि नहीं है? अब तो प्राइड इस चीज में होता है कि मैं फलां टाइकून का बच्चा हूँ जिसने कैसे भी कमाया हो कैसे भी कमाया या कैसे भी कुछ किया हो। हम्म, तो ये जब तक हम अपना जहन इस पे माइल नहीं करेंगे, एजुकेशनिस्ट इसको नहीं करेंगे, आप ये 5-6 चीजें जो मैं अभी रिपीट करता रहा हूँ बार बार, जी हाँ। ये जब तक एंटरप्राइज रिस्क नहीं करेंगे, आज आपका मसला रीजन का आ गया। अब आपको इस वक्त फौरन बैठ जाना चाहिए कई अच्छे लोगों को कि हम इस सारे भंवर से कैसे निकलें। हमारे चारों तरफ आ गए, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, इंडिया, एक छोटा सा हिस्सा है जो खुंजराब से नीचे उतर रहा है, वहां भी मुझे नहीं पता कि उनका हमारे बारे में अब क्या ख्याल है। सही कहा आपने। आई कैनॉट से विद कॉन्फिडेंस कि हिमालय से ऊंचा और समंदर से गहरा वाली बात मुझे अब डाउट होगा कहते हुए कि अल्लाह करे ऐसे ही हो, अल्लाह करे मैं ऐसे दुआ ही से। हो। लेकिन वो भी देख रहे हैं ना कि वो किसकी तरफ जा रहे हैं, आप किसकी तरफ जा रहे हैं, तो किसी एक किश्ती में तो हमें सवार होना पड़ेगा ना कि हमें कि किस तरह क्या करें। अब हमारे जो पड़ोसी हैं उन सब से हमें कोई ना कोई खतरा लाएगा, गलत या सही, हमारी वजह से या उनकी वजह से, ये बात समझ में नहीं, लेकिन हैंडल तो हमें करना है ना सर। फिजिकली हम पाकिस्तान उठा के कहीं और तो नहीं ले जा सकते ना। वी हैव टू लिव विद अवर नेबर्स। या आपका घर तो है नहीं कि आपने घर बेचा किसी और जगह जाके बना लिया, भाई ये इसको बेच तो नहीं सकते ना आप। तो इसी में इसी के चारों तरफ जो हालात है उनको ठीक करना है, उनसे ताल्लुकात बनाने हैं, जो भी करना है एक नेक। लेकिन जब आपके पास माइंड होगा ना, जब आप सिंसियर होंगे और आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड बात करेगा, एक नहीं आप जाके वहां जाके गलत सलत बात करके आ जाएं और कुछ पता ही ना हो कि किसी को क्या कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, कि किसी आज ये बयान दे दिया, आज वो बयान दे दिया। आपके अपने मिनिस्टर्स इतने कंट्राडिक्टरी बयान देते हैं कि मुझे हैरान होता हूँ कि कल उनसे पूछता कोई क्यों नहीं है कि भाई तुमने परसों असेंबली में ये कहा था, आज ये क्यों कह रहे हो। कोई नहीं पूछता, पूछता भी ये नहीं है, मुंह पे झूठ बोल रहे होते हैं और रिकॉर्ड हुआ हुआ है वो, और उसके बाद भी कुछ सब हंस रहे हैं, कह रहे हैं हाँ बड़ी अच्छी बात है, आप बड़े अच्छा। उन्हीं को बुलाते हैं प्रोग्रामों में, कम से कम बाइकआउट ही कर दो उसका। अगर 3 दफा उसने गलत बयानी से काम किया उसको कहा टीवी पे नहीं बुलाएंगे, तो कम से कम उसे एहसास तो हो ना कि भाई कोई गड़बड़ हुई है। नहीं, टीवी पे भी कोई एंटरटेनमेंट नहीं है सर, क्या एंटरटेनमेंट, मतलब इसमें भी हम अब लोगों ने टीवी देखना ही छोड़ दिया। एंटरटेनमेंट तो वो होता है ना जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ। अब अगर आपने वो देखना ही छोड़ दिया तो एंटरटेनमेंट कैसे रहा। अब तो एंटरटेनमेंट वो हम टीवी एक्सप्रेस के जो ड्रामे हैं या वो रह गया, बस वो ड्रामे आप देख लें और जिसमें शादी ब्याह इश्क इसके अलावा तीसरी कोई चीज है नहीं, यूनिवर्सिटी फलाना सास बहू इस तरह की चीज। तो हमारी जो मीडिया है जिससे आप एजुकेट होते हैं वो उसमें भी अब कोई खास अट्रैक्शन नहीं रहा। फिर आपका जो हेल्थ सिस्टम है वो आप खुद देख लीजिए, इतना महंगा है कि आप सोच नहीं सकते। आपका जो इसमें लिखा हुआ है कि आपने बेसिकली देना है फ्री ऑफ चार्ज, और एजुकेशन आपने हर बच्चे को प्रोवाइड करनी, इसमें लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा। और आपने जो है ना इंसाफ प्रोवाइड करना है, किसी को आपने बगैर वजह बताए गिरफ्तार नहीं करना है, किसी को बगैर वजह बताए सबूत के बगैर हासिल किए आपने किसी के साथ जाती नहीं करनी है। आपने इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए काम करना है, चार दीवारी का वो करना है, तहफ़्फ़ुज़ करना है हर हालत में। मतलब ज़ाहिर है चोर तो गलत ही होगा ना, चोर सही तो नहीं हो सकता ना, या कोई गलत, लेकिन उसके भी एक तरीके हैं पकड़ने के, उसके भी एक तरीके हैं सबूत हासिल करने के, कि उस तरीके से आप करें जो एक महज़्ज़ब दुनिया में किया जा सकता है। तो लेकिन वैसे तो पूरी दुनिया ही अब गैर महज़्ज़ब होती जा रही है। आप लेकिन फिर भी हमें तो डिफरेंट होना चाहिए ना। हम जिस मज़हब के पैरों को मानते हैं, जिस अल्लाह को मानते हैं, जिस नबी को मानते हैं, उनका जो तरीका अखलाक था या किरदार था, हम कम से कम उस पे चल तो नहीं सकते, लेकिन कुछ तो कोशिश करें ना कि हम उसे हासिल करने की। या हमारे जो खुलफाए राशिदीन हैं उन्होंने जो मिसालें कायम की उस पर कुछ तो चले ना, कि कहाँ हमने जान देनी है कहाँ नहीं देनी। अब दो तरफ से नारा लगता है अल्लाह अकबर, पता नहीं चलता अल्लाह मियां किसकी दुआ में सुनेगा।
दोनों ही एक सही ही नारा लगा रहे हैं ना, दोनों जो एक ही इधर भी नारा लगा। अब ये इसको खत्म करना हमारे उलमाए दीन का काम है कि वो भी समझें कि भाई इस वाली बात को खत्म करें, किसी तरीके किसी ने तो करनी है ना। और जो जिसका काम है वही कर सकता है। अब अगर कोई अपने आप को अल्लामा मुफ्ती या कुछ कहलाता है तो फिर उसको आगे बढ़ के बोलना तो चाहिए ना। वो भी अपनी जान के खतरे से चुप जाते कि अगर हमने कोई बयान दिया हमें कोई मार देगा। तो मतलब वो भी एड्रेस नहीं हो रहा, एजुकेशन भी एड्रेस नहीं हो रही। इकोनॉमी के जो मैनेजर्स हैं वो खुद हाथ खड़े किए हैं कि भाई IMF ने कहा था हमने ये कर दिया। अब ये तो कोई जवाब ही नहीं है ना कि भाई आप हमें ये बताएं कि कर्जा कैसे उतरेगा, सर्कुलर डेट कैसे उतरेगा, बिजली कैसे सस्ती होगी, इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी, आपका जो फूड इंडस्ट्री हो कैसे बढ़ेगी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी, आपकी जो सर्विसेज हैं जो आप दुनिया को प्रोवाइड कर रहे हो कैसे होगी, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी। इसका बजट में कोई जिक्र नहीं। बजट में होता है SRO नंबर फलाना, SRO नंबर फलाना, ऐसा इस पर ड्यूटी इतनी बढ़ा दी, इस पर ड्यूटी। इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, इससे लॉन्ग टर्म कोई इफेक्ट नहीं आता सर। ये तो सिर्फ आपको रेवेन्यू कलेक्ट है कि मैंने अगले साल 50,000 गाड़ियां खरीदनी है, उसका कहीं से पैसा हासिल करूं इनसे सही हिसाब से, तो इन पे एक टैक्स और लगा दूं, फिर उतार बंद कर दूंगा। अगले जब ज्यादा शोर मचाएंगे तो वापस कर दूंगा, फिर ये कहेंगे वाह 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 वाह, देखें सैलरी लोगों से टैक्स कम हो गया। तो ये वो हिटलर वाली है कि दाना डालते जाओ पीछे। तो अच्छा सुहेल भाई, अब कैसे अब अपनी पूरी इस बात को सम अप करेंगे आप, और साथ साथ ये कि इन हालात में जो अभी आपने एक कंप्लीट पिक्चर ड्रॉ की, इसमें हमारे नौजवान जो हैं वो चूंकि इन हालात को देखते हुए इतने पॉजिटिव नहीं है, कैसे इनकरेज करें उनको? देखिए, दो तरीके हैं। अभी भी हमारी एजुकेशन की जो यूनिवर्सिटीज़ या कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो चल रहे हैं, उस्ताद हैं हमारे यहाँ अच्छे उस्ताद भी, हमें वहाँ पर थोड़ा सा अपनी जेनजी जो है या जेनजी से थोड़े पीछे वाले लोग और थोड़े आगे वाले लोगों के ऊपर तवज्जो दे के उनको ये चीज़ें समझानी पड़ेंगी। देखें, दुनिया में कहीं भी तरक्की बगैर समझाई नहीं होती। दो तरीके से होती है, एक डंडा, पहले आप बताएंगे कि ये प्रोसेस है, ये नहीं करोगे तो ये होगा। कुरान शरीफ आप पूरा पढ़ लीजिए, ये करो जन्नत में जाओगे, ये करो दोज़ख में जाओगे, ये करो मेरी बरकत पाओगे, ये करो तुम्हारी ऐसी तैसी। मैं सबसे बड़ा रहमान और रहीम हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा। आप कहें यार ये तो बड़ी बड़ी कंट्रडिक्शन है, अल्लाह मियाँ कह रहा है मैं इतना बड़ा रहमान रहीम और साथ ही मुझे कह रहा है मेरे साथ ये करेगा, ये तो बड़ी बात। लेकिन किसके साथ करेगा, ये सवाल है। सवाल ये नहीं है कि वो रहमान है, वो रहमान है उस वक्त तक है जब तक आप प्रोसेस में हैं। जिस वक्त आप प्रोसेस की लाइन को क्रॉस करते हैं उस वक्त वो बन जाता है आपका अकाउंटेबल, यौम दीन आ जाता है। आपका मजहब शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। यानी मुझे सीधे रास्ते पे चला, उनके रास्ते पे जिन्हें तूने पसंद करता है, ना कि उनके जिन पे तू गजब करता है। अब आप सिर्फ ये जो शुरू हर कुरान शरीफ आप तरावी में पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है? हर नमाज में आप क्या पढ़ते हैं? यही पढ़ते हैं। क्यों अल्लाह ताला ने 5 दफा आपसे कहा अलहम्द पढ़े, बाकी किसी सूरत पे नहीं कहा 5 दफा पढ़े? इस पे कहा, तियात पे कहा, और सलात उस पे कहा, दुरूद पे कहा या नहीं कहा? ये तीनों पढ़ते नहीं पढ़ते? हाँ, हर नमाज में अल्लाह अकबर कहते हैं या नहीं कहते? आप उसमें वो सजदे में लजीम और सुभान रब्बिल आला कहते हैं या नहीं? ये वो चंद चीजें हैं जिनको अल्लाह ताला ने बाइंड कर दिया कि 5 दफा दिन में बोलोगे, और 5 दफा में भी एक दफा नहीं। अगर 4 रकात है तो 4 दफा, 5 रकात है तो 5 दफा, 10 रकातें पढ़ोगे तो 10 दफा बोले जाओगे। अलम भी बोलोगे, बिस्मिल्लाह भी बोलोगे, औजुबिल्लाह भी बोलोगे। ये वो चीज है, क्योंकि शैतान से हर वक्त पनाह मांगनी है ना आप। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये एक प्रोसेस है ना, तो अल्लाह ने कहा इस प्रोसेस पे रहोगे तो रिवार्ड होगा, इस प्रोसेस से निकलोगे तो फिर तुम खुद पछताना। अब किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, एक जमाने में एक मुसलमान था, एक यहूदी था, एक ईसाई था बैठा हुआ, उनसे पूछा, ये हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि जन्नत में कौन जाएगा? मुसलमान ने कहा मैं आखिर में जवाब दूंगा, आप दोनों बता दें। तो उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, दूसरे ने कहा हम जाएंगे। मुसलमान की बारी आई तो उठे, उन्होंने कहा साहब यहूदी अगर जन्नत में जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा, इसलिए कि मैं हजरत मूसा को मानता हूँ। ईसाई अगर जन्नत में जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा, क्योंकि मैं हजरत ईसा को मानता हूँ और बाइबल को भी मानता हूँ, तौरात को भी मानता हूँ।
लेकिन मैं अगर जाऊंगा तो मैं अकेला जाऊंगा, क्योंकि ये दोनों हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं नहीं मानते। और ना कुरान को मानते। हाँ, मैं तो तौरात को भी मानता हूँ, इंजील को भी सबको मानता हूँ, मानते हैं हम। ये ना कुरान को मानते हैं ना मेरे नबी को मानते हैं। तो हम्म, मैं अगर गया, अपने ऊपर भी डाउट कर रहा है वो, हाँ, अगर मैं गया तो ये दो तो डेफिनेटली नहीं जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली नहीं जाएंगे। हाँ अगर ये दो गए तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा, क्योंकि मैं तो मानता हूँ। मैं तो मानता हूँ, सही कहा, बिल्कुल ठीक। एक दिन ये जो उम्मीद की जो होती है ना चरखी, वो इस तरह लोगों को सिखाई जाती है कि एक बुढ़िया बहुत गड़बड़ करती थी, गालम गलौच हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ये वो और ये जाके गड़बड़ करती। एक दिन वो चरखा भी चलाती थी, तो हजरत अली या हजरत उमर वहां से गुजरे, उन्होंने चरखे का वो काट दिया। तो उसने कहा ये क्या किया तुमने, मैं चरखा नहीं चला सके। उसने कहा तुम क्या समझ रही हो कि तुम इसके जरा से उससे तेरा चरखा बंद हो गया, ये जो निज़ाम चल रहा है बगैर किसी चीज के चल रहा है, हम्म, तेरे एक गिरारी से तेरा चरखा बंद हो गया, हाँ, और ये जो इतना निज़ाम है ये बगैर कायनात किसी, चल रहा है, ये हाँ, बगैर किसी हस्ती के चल रहा है, हम्म, या किसी चीज बगैर किसी प्रोसेस के चल रहा है। हम्म, तो हमें ये प्रोसेस मिसिंग है सर। हम्म, ये उम्मीद की किरण सिर्फ ये है कि इस प्रोसेस पे तवज्जो देना शुरू करें, आप जैसे लोग जो हम्म, प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, जिनका इन्फ्लुएंस है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जिन लोगों का है। एक तो सर्कल ऑफ कंसर्न है ना, जितनी मैंने बातें की ये वो, तो कंसर्न तो सबके हैं ये, लेकिन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस सबका महदूद है। लेकिन अगर सब मिल जाएं तो वो महदूद वाला बहुत वसी हो जाता है, ऐसी हो कम से कम जाता 50% तो पहुंच ही सकता है। है, अगर 51 भी पहुंच जाए तो हम जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। लेकिन जिस पे फोकस करना पड़ेगा, मेरी सिर्फ उम्मीद जो है ना, ये यंग जनरेशन है, जिनको आपने पढ़ाना शुरू करना चाहिए ये चीज़ें जो हम कह रहे हैं। ये भले अच्छे लोगों से पॉडकास्ट कराएं, तनकीद ना करें, ये ना कहें कि मैंने पूरे इसमें कहीं ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ ने ये किया, इमरान खान ने वो किया, फलान ये कहा मैंने नहीं पूरे नहीं, कभी पॉडकास्ट। नहीं। मैं सिर्फ वो बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन पे मुझे तवज्जो चाहिए, इन सारे हजरात की, हम्म, इनकी चाहिए। इनकी चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा तुमने क्यों नहीं किया, तुमने अपने वक्त में ये किया, तुम्हें चोर हो तुम फला, मैंने तो किसी का नाम लिया ही नहीं। मैं तो ये चाह रहा हूं कि भाई ये सारे लोग ये तमाम बातों पे फोकस करें, तभी ठीक हो सकता है। वरना आप और मैं कैसे ठीक करेंगे, मुझे बताएं। या बंदा जो एक यंग बच्चा है वो अपने आप को कैसे ठीक करेगा, उसको निजाम देना पड़ेगा ना। भाई हार्वर्ड बनाया गया, स्टैनफोर्ड बनाया गया, थिंक टैंक बनाया गया, वहां पर पढ़ाई लिखाई बनाई गई, एनजीओ बनाए गए, सारे प्रोसेस है ना जिसके तहत मुल्क चलते हैं। अब आपने प्रोसेस खराब कर दिया लिबिया का। लिबिया एक ऐसा मुल्क था जिसके अंदर हर चीज फ्री थी या नहीं थी? आपने वहां गड़बड़ की, हर चीज। आप आपकी जिंदगी की बात कर रहा हूं मैं, कोई ये मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने का जिक्र नहीं कर रहा, ये तो हमारे अभी जमाने की। ये रिसेंटली 80s और 90s, बल्कि 90s के बाद की बात कर रहा हूँ। हाँ, इसी तरह आप देख लीजिए, और इसी तरह आप अच्छा एग्जाम्पल भी देख लीजिए 72 के बाद उसका, चाइना का कहाँ पहुंच गया। हाँ, आप सिंगापुर का, तो आपको उम्मीद तो नजर आ रही है ना, तो आप वो अडॉप्ट क्यों नहीं करते? सिंगापुर का मॉडल क्यों नहीं अडॉप्ट करते? आप चाइना का क्यों नहीं करते? आप मलेशिया, जो भी मुल्क अच्छे हैं, आप ये क्यों कोशिश करते कि हम लिबिया बन जाएं या यमन बन जाएं या हम ऐसे बन जाएं? ये भी बड़े, यमन आपको पता है कि दुनिया का सबसे रईस आदमी था, 30% जीडीपी का मालिक थे ये लोग। सोना अच्छा। जितना यमन में था आज तक का, ये बहुत बड़ी सल्तनत थी सर, अगर आप पुरानी हिस्ट्री पढ़ें। यमन आज भी आप देखें उनके पास से सारा वो जाता है। आज यमन बंद कर दे वो, तो करते तो वो दोनों तरफ से पानी ऑयल बंद हो जाता है सब। तो कहने का मकसद है कि अब वो हालात ऐसे लग रहे हैं ना कि दोनों तरफ से बंदी हो जाए, खुदा ना अल्लाह खास्ता, न मेरी करेगा। जुबान सुहेल वो। भाई, तो ये मेरा कहने का मकसद सर सिर्फ ये है कि मैं इस वक्त एड्रेस अपने एलीट क्लास, अशराफिया, उस्ताद, हमारे जैसे बेवकूफ से कर रहा हूँ कि भाई आप सब मिलके किसी पे इल्जाम लगाना बंद करें आज की तारीख से, और सब मिलके सोचेंगे यार अब हमने अच्छा काम करना है। अच्छा काम। ये सोच ही काफी है। द मोमेंट यू विल से दिस थिंग, द मोमेंट यू विल एक्ट ऑन दिस थिंग, थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर, और नजर आएंगे आपको सही हो। और कोई तरीका नहीं है, ना डंडे के जोर से आप सही कर सकते हैं, ना कि हाँ अकाउंटेबिलिटी आपने करनी पड़ेगी, लेकिन थ्रू अ प्रोसेस। और अकाउंटेबिलिटी भी ऐसा आदमी कर सकता है जिसने खुद कभी गड़बड़ ना की हो, क्योंकि अगर मैं खुद गड़बड़ हूं तो मैं अकाउंटेबिलिटी क्या करूंगा, मैं तो और पैसे ले लूंगा उससे। तो ये जब कौमें जिंदा होने लगती है ना, तो वो फिर इसमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, कुछ लोगों की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, कुछ लोगों से जान छुड़ानी पड़ती है। अब वो आप कौम खुद फिल्टर करती है। जैसे आप देखते हैं ना, जब पानी ऊपर से नीचे उतर रहा होता है, K2 से नीचे आते हुए इंडस में, किस तरह से वो साफ हो रहा होता है, खराब हो रहा होता है, गंदा हो रहा होता है, कहाँ फिल्टर हो रहा होता है, कहाँ से सोना निकल रहा होता है,
सोना भी निकलता है जी ना, हाँ, तो जी हाँ। ये सारी चीज, तो ये सब प्रोसेस का एक हिस्सा है। हमको ये प्रोसेस जिंदा करना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी का और अपने उसमें एजुकेशन का। अगर हमने ये 2 काम नहीं किए तो यू आर ओवर। चलिए सुहेल भाई, उम्मीद करते हैं, हमें तो उम्मीद है हाँ, बहुत। उम्मीद करते हैं कि जो बातें आपने की, अल्लाह करे इस मुल्क के हक में, हम सब के हक में ऐसा ही हो। और इस आपके मैसेज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा थैंक यू वेरी मच। कि आप तशरीफ़ लाए, लेकिन आपको हम बार-बार तंग करते रहेंगे, नहीं नहीं, आप आपको बुलाते रहेंगे। अभी तो हमने डिटेल में किसी, आपने ये सवाल पूछा ही नहीं कि बजट कर्जा कैसे उतारा जाएगा, तो हम उसका भी जवाब देंगे। हाँ, अगर नहीं कोई ये मुझे कहे है, कि आपने कोई सोल्यूशन नहीं दिया तो हाँ, उसका जवाब देंगे, लेकिन एक और नए एपिसोड 45 में, मिनट में नहीं, उसमें फिर हाँ, 45 मिनट उस एक सोल्यूशन पे ही एक लगाना सॉल्यूशन भी पड़ेगा। लगाएँगे। एक चीज का हाँ, सोल्यूशन जो है वो 1 मिनट में नहीं हो नहीं हो सकता, या सकता। 1 दिन में मुल्क हुँ, चेंज नहीं हो जी सकता। हाँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके आने का, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी।